हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम लोहान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो हमारा पेडागोगी का सिलेबस चल रहा है, साथ ही हमारी एस्टेट की सीरीज़ चल रही है। तो आज का टॉपिक है हमारा पेडागोगी और एस्टेट दोनों क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक हमारा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, कि जो ह्यूमन है फंक्शन करता है उनके व्यक्तिगत रूप में क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं और क्या चीज़ है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती हैं। क्योंकि ये आप लोगों ने भी देखा है कि जब दो व्यक्ति साथ बैठकर काम करते हैं तो उनके कामों में डिफरेंस आ जाता है। एक व्यक्ति दूसरे से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है तो वो कहलाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये टॉपिक जो आपके एस्टेट में भी काफ़ी बार आते हैं क्वेश्चंस, आपके पीजीटी एस्टेट में भी आता है और आपका पेडागोगी में भी आता है। तो आज हम इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे आप ये देखिए, अगर आपके साथ या आपके आसपास सभी एक ही कलर के होंगे तो क्या आपको वहाँ रहना अच्छा लगेगा? आपको चीज़ें पसंद भी नहीं आएंगी। अगर आपका घर या फिर आपकी सोसाइटी है, जैसे आपका ग्रीनरी है, पार्क, अगर हर जगह सिर्फ रेड कलर हो या फिर ग्रीन कलर हो तो हम क्या कहेंगे? उसका वेरिएशन तो नहीं कहेंगे ना। ऐसे ही हमारी लाइफ में वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वेरिएशन नहीं होंगी तो हमारी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, हमें वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, हम ऊब जाएंगे। ऐसे ही हमारी जो इन्वायरमेंट है, जो प्रकृति, जो हमारी नेचर है, वहाँ पर क्या है? वेरिएशन है। हर फील्ड में वेरिएशन दिखाया गया है। वेरिएशन का मतलब है कि जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर हैं, जो विभिन्नताएं हैं, जो हमें एक दूसरे से अलग करते। जैसे हमारा इंडिया देश है, क्या है वो? विभिन्नताओं का देश है कि हर एरिया में अलग अलग डिफरेंसेस हैं, अलग अलग वहाँ का खान पान है, अलग अलग वहाँ की वेशभूषा है और फिर ही जाकर हमारा इंडिया जो है पूरा बन पाता है। ऐसे ही हमारी ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन सोसाइटी में वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए वेरिएशन क्या करता है। हम पढ़ रहे हैं हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, कि जो मानव है, जो वो कार्य करता है, उनके कार्यों में कैसी कैसी विभिन्नताएं होती हैं, उन विभिन्नताओं की हमें क्या करनी है? स्टडी करनी है। अब देखिए वेरिएशन क्या करता है। वेरिएशन ऐड कलर्स एंड ब्यूटी टू नेचर। जो वेरिएशन है, जो विभिन्नता है, वो क्या करती हैं? हमारी नेचर में एक रंग भर देती हैं, एक सुंदरता भर देती हैं। जितना वेरिएशन होगा, जितना हमारे पास वेरिएशन अलग अलग तरीके का होगा, उतना ही वह सुंदर होगा, उतना ही वह ब्यूटीफुल होगा। अब देखिए वेरिएशन क्या है। वेरिएशन इज अ फैक्ट ऑफ नेचर, की जो नेचर का एक फैक्ट हमारा क्या है? वेरिएशन। आपने देखा है जैसे हमारे मौसम चलते हैं, कभी गर्मी का मौसम है, कभी बरसात का मौसम है, कभी या फिर ये सर्दी का मौसम है, तो ये क्या है? वेरिएशन है। इस वेरिएशन से क्या है? हमारे लाइफ में एक रंग भरता है और हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो ह्यूमन सोसाइटी, जो ह्यूमन बिहेवियर है, उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं जो एक दूसरे को अलग करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि एक व्यक्ति मीन्स दो व्यक्ति या फिर दो बच्चे एक सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो उनकी है करैक्टरिस्टिक्स है, उनकी हाइट में, उनके वेट में, उनके स्ट्रेंथ में डिफरेंस है और वो अपनी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। तो ये क्या है? ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आपके पेडागोगी में भी आया हुआ है और कई आपके एस्टेट पीजीटी साइकोलॉजी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा वेरिएशन है वो किस तरीके से है। दे वेरी इन टर्म। वेरी का मतलब होता है अंतर, कि ये किन किन तरीकों में या किन किन टर्म्स में ये अंतर करके दिखाता है। मेनली है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, जो आपकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनमें डिफरेंसेस हैं। हाइट, आपकी लंबाई में। वेट, जो आपका वेट है, उस वेट में जो डिफरेंस है। स्ट्रेंथ, आप में क्या स्ट्रेंथ है। हेयर, आपके बालों का कलर। अब देखिए जैसे 10th क्लास में स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें क्या है? क्लास उनकी सेम है लेकिन डिफरेंसेस हैं उनमें एज का डिफरेंस है, उनमें हाइट का डिफरेंस है, साथ में वेट का डिफरेंस भी है, साथ में उनके स्ट्रेंथ का डिफरेंस है। एक देखिए कि एक टीचर समान रूप से सभी बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी जो उनका एकेडमिक है, जो उनकी डेली की परफॉर्मेंस, जो डिसिप्लिन है, हर स्टूडेंट के दूसरे स्टूडेंट से वेरी मिलेगा, यानी कि वो डिफरेंट मिलेगा। तो यही कहा जाता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हमारे ह्यूमन बिहेवियर में। तो क्लियर है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है आज, कि जब दो व्यक्ति एक ही क्लास में पढ़ते हैं या फिर वो एक ही काम को करते हैं और उन काम को करने के उनके तरीके अलग अलग होते हैं और वहीं से उनकी परफॉर्मेंस का रिजल्ट सामने निकल कर आता है। एक अच्छा परफॉर्मेंस करता है
दूसरा व्यक्ति उससे थोड़ा सा लो लेवल का परफॉर्मेंस करता है। तो ये क्या है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे कोई व्यक्ति ज़्यादा क्रिएटिव है, किसी में ज़्यादा सृजनात्मकता है, कोई किसी काम को अच्छे से कर पाता है, कोई उसी काम को एक लो लेवल में कर पाता है, कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, कोई बहुत कम बोलता है, कोई अधिक इंटेलिजेंट है, कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम को जल्दी ही सोल्व कर देता है लेकिन दूसरे व्यक्ति को उसको सोल्व करने में टाइम लग जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाते हैं। कई बार क्या होता है कि उनके कलर में भी डिफरेंस मिलता है, उनका साइकोलॉजिकल डायमेंशंस में भी उसमें डिफरेंस मिल पाता है। तो अब हम देखते हैं कि दे में भी इंटेलिजेंट और डल, वो इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं और वो डल भी हो सकते हैं कि उनकी लो इंटेलिजेंसी भी उनके अंदर है। कई डोमिनेंट होते हैं तो कई सबमिसिव होते हैं, यानी कि जैसे आपने देखे होंगे, जैसे आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डोमिनेंट पावर दिखाते हैं, कुछ क्या सबमिसिव पावर दिखाते हैं, कुछ क्रिएटिव होते हैं और कुछ नॉन क्रिएटिव होते हैं। मेनली मैं डोमिनेंट और सबमिसिव का एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे है डोरेमोन नाम का जो आपके टीवी सीरियल आता है, आपने वहाँ देखा होगा कि जो है वहाँ पर नोबिता है, डोरेमोन है और जियान है। तो आपने देखा है कि जो जियान है उसमें एक डोमिनेंट सी पावर है, वो हर जगह अपने डोमिनेंट को दिखाता है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, और वो दूसरे बच्चों को क्या करता है, अपने नीचे दबा कर रखता है। तो वहाँ से क्या है, वो एक इंडिविजुअल डिफरेंस है जो उस जियान को उस नोबिता और डोरेमोन से अलग करता है। ये क्या है, क्योंकि रियल लाइफ का एग्जाम्पल है, तो कई बार आप अपने बच्चों के साथ या खुद भी अपने मनोरंजन के लिए आप ये कार्टून्स वगैरह देख लेते हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि वहाँ के जितने भी करैक्टर हैं, हर करैक्टर अपनी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपने अपने फिजिकल डोमेन के अकॉर्डिंग काम करता है। तो वहाँ से आपको क्लियर है कि जो जियान है उसमें किस तरह की क्वालिटीज़ हैं, किस तरह का उसके अंदर इंटरेस्ट है, और ऐसे जो नोबिता उसके अंदर क्या क्वालिटी है, सुजुका है उसके अंदर क्या क्वालिटी है। तो ये क्या है, आपका रियल लाइफ का एग्जाम्पल है जो आप टीवी पर देखते हैं। तो आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रत्येक व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, हमारी लाइफ बहुत सुंदर बन जाती है। जैसे हमारी नेचर में भी क्या है, डिफरेंसेस आ जाते हैं, वेरिएशन आ जाते हैं। कहीं पहाड़ है, कहीं हमारी समतल भूमि है, कहीं धूप ज़्यादा है, कहीं बारिश ज़्यादा। तो ये क्या है, हमारे नेचर के इंडिविजुअल डिफरेंसेस की डिफरेंसेस होना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा एक फैक्ट होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चंस विच यू मे लाइक द प्रोसेस इन हाउ एंड वाई पीपल डिफर। कि ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो लोग हैं एक दूसरे से किस तरह से वो अलग हैं, किस तरह से वो एक दूसरे की पसंद और नापसंद बन जाते हैं। तो इसका डिफरेंस, इसका आंसर मेनली क्या रहेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं वो क्या करते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग हो जाता है। साथ ही क्या होता है कि आवर बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पर्सनल ट्रेट्स एंड सिचुएशनल फैक्टर। कि कई बार क्या होता है कि जो हमारा बिहेवियर है, जो हम काम करते हैं, जो हमारे बिहेवियर में घटित होता रहता है, वो किसके द्वारा प्रभावित होता है, मेनली आपके पर्सनल ट्रेट, कि आपके ट्रेट क्या हैं, कि आप किसी काम को कितना जल्दी कर सकते हैं, आपके अंदर कितना जल्दी गुस्सा आता है, आप कितने जल्दी शांत हो जाते हैं। ये क्या है, आपके पर्सनल ट्रेट हैं। एक क्या होता है कि एक व्यक्ति उस काम को पूरा दिन लगा रहता है तब जाके वो कंप्लीट कर पाता है, तो दूसरा व्यक्ति उस काम को जल्दी ही पूरा कर लेता है, यानी कि उसको 2-3 घंटे में कंप्लीट कर लेता है। ये क्या आपके पर्सनल ट्रेट है। सिचुएशनल फैक्टर, कि आप जहाँ पर रह रहे हैं, जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसमें आप किस तरीके से काम करते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, आसपास का इन्वायरमेंट क्या है। तो ये क्या है, आपके बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। मेनली हमारा बिहेवियर कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड होता है, हमारे पर्सनल ट्रेट से, फिर सिचुएशनल फैक्टर से क्या होता है, हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू असेस आवर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो आपके गुण होते हैं। एट्रीब्यूट्स की जब आप किसी एक व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उस व्यक्ति के बारे में जल्दी से जजमेंट कर लेते हैं कि सामने वाले व्यक्ति में किस तरह की क्वालिटीज़ हैं। जैसे वो बात करता है, उसके बात करने के तरीके से हम ये पता कर लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कितनी उसकी एजुकेशन है, कितने उसके अंदर गुण हैं, किस तरीके का उसका ट्रेट है, कैसे वह अपने सिचुएशंस को हैंडल कर सकता है। जैसे आपने भी कई बार देखा होगा कि जो आपके आसपास के जो लोग होते हैं, जो लोग आपसे मिलते हैं, उनके बात करने के तरीके से आप उसको देखते ही ये पता कर लेते हैं कि इस व्यक्ति में इस तरह के गुण हैं। तो उनको क्या बोला जाता है, उनको साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। कि एक व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं हम उसको कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं। तो
असेसमेंट क्या होती है कि असेसमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। कि जो सामने वाले व्यक्ति में जो एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए यानी कि अंडरस्टैंडिंग करने के लिए पहला स्टेप हमारा क्या होता है, इज ए असेसमेंट। असेसमेंट मीन्स आंकलन, कि हम उस व्यक्ति को आंकलन करते हैं। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का फर्स्ट स्टेप है आपको लगाना है ये हमारा असेसमेंट। की जो असेसमेंट है वो क्या है, आपके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को अंडरस्टैंड करने का पहला स्टेप है। असेसमेंट रेफर्स टू मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर इवेल्युएशंस। तो क्या है जो हमारी असेसमेंट है वो किसकी तरफ इशारा करती है कि सामने वाले व्यक्ति के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसके गुण हैं, और जो उस व्यक्ति के अंदर जो अलग सी उसकी पर्सनैलिटी है, वो उनके गुणों को व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करती है और उसके बारे में एक मापन देती है कि ये इस व्यक्ति में इस तरह के गुण हैं और हम इस तरीके से इसको मूल्यांकित कर सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जब वो आपसे बात करता है, तो आप उसकी बातों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उस व्यक्ति के एट्रीब्यूट्स को आप क्या करते हैं, एक असेसमेंट दे देते हैं। अब देखिए, आपकी क्लास की ही बात कर लेते हैं। आपकी क्लास में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत डोमिनेंट पावर है, जो हर काम में अपने आप को आगे रखता है, हर काम को टाइम पर करता है। जैसे कोई इलेक्शंस है, या फिर स्कूल्स में कोई प्रोग्राम्स है, या फिर स्कूल्स क्लास में अगर डिसिप्लिन को मैनेज करना है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, हर काम में सबसे आगे रहता है। तो आप उसके इन कामों को देखकर, उसके इन गुणों को देखकर उस व्यक्ति के बारे में एक असेसमेंट कर देते हैं कि यह डोमिनेंट पावर वाला व्यक्ति है, यानी कि इसमें प्रभावशीलता गुण काफ़ी है और आगे चलकर ये एक नेता भी बन सकता है। क्योंकि नेता के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं कि वो हर काम को करने में अपनी भूमिका का निर्माण करे, हर कार्य में अपने आप को सबसे आगे रखे। जैसे आपका क्लास का जो मॉनिटर है, आप उसके बारे में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, आगे जाकर ये बहुत अच्छा इसको एक जॉब मिल सकती है, या फिर एक अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, अपनी लाइफ में ये अच्छे गोल पर पहुंच सकता है, एक हाई लेवल की या फिर जो हम कहते हैं ए कैटेगरी की जॉब इसको मिल सकती है। तो ये क्या किया आपने कि जो वो सामने वाला व्यक्ति है या फिर जो आपका क्लास का मॉनिटर है, जिस तरीके से वो काम करता है, उस तरीके को देखकर, उसकी क्वालिटीज़ को देखकर आपने क्या किया, उस व्यक्ति की जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको क्या कर दिया, आपने असेसमेंट कर दिया, आंकलन कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई बच्चा जब जन्म लेता है, जैसे उसकी मूवमेंट होती हैं, जैसे वो खेलता है, जैसे वो बातें करता है, तो हम उसके बारे में भी एक प्रेडिक्शन कर देते हैं कि बड़ा होकर ये ऐसा व्यक्ति बनेगा। जो एक उदाहरण भी होता है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। वैसे ही क्या होता है कि हमें जो व्यक्ति मिलता है, हमारे सामने जो भी व्यक्ति आता है, जब वो हमसे बातचीत करता है और उसकी बातों से जो हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, जो एक जजमेंट पर पहुंचते हैं, वो क्या है, आपकी असेसमेंट है। तो क्लियर है आपको कि असेसमेंट क्या होती है, बहुत ही सिंपल है ये। अब हम बात करते हैं असेसमेंट के। असेसमेंट दो तरीके से की जाती है। फर्स्ट है फॉर्मल असेसमेंट, सेकंड है इनफॉर्मल असेसमेंट। फॉर्मल असेसमेंट, जैसे हम अगर किसी स्कूल में हैं और एज ए टीचर हम काम कर रहे हैं, फिर एज ए स्टूडेंट हम काम पढ़ रहे हैं वहाँ, तो वो एक हमारी फॉर्मल असेसमेंट होती है। इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होती है कि हम जब अपने परिवार में हैं, अपनी सोसाइटी में हैं, तो वो व्यक्ति के बारे में हम जो प्रेडिक्शन करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, वो क्या है, हमारी इनफॉर्मल असेसमेंट है। अब देखिए, फॉर्मल असेसमेंट क्या होती है, ये ऑब्जेक्टिव होती है, स्टैंडर्डाइज होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। क्यों, किसमें क्या है, ऑब्जेक्टिविटी का गुण आता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है कि उस व्यक्ति के बारे में आपने जो आंकलन किया है, दूसरे व्यक्ति ने भी सेम आंकलन किया है, तीसरे व्यक्ति ने भी सेम उसका आंकलन किया, तो वो क्या है, ऑब्जेक्टिव। कि जितने भी व्यक्ति उससे मिले हैं, उस सभी ने उसके बारे में किस तरह का असेसमेंट दिया है, एज ए ऑब्जेक्टिव उसके बारे में असेसमेंट दिया है। तो ये क्या है, हमारी फॉर्मल असेसमेंट ऑब्जेक्टिव होती है, स्टैंडर्डाइज होती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है। ये तीनों हमारे किस में आएंगे, फॉर्मल असेसमेंट में आएंगे। इनफॉर्मल असेसमेंट क्या होती हैं, वेरीज फ्रॉम केस टू केस। कि जो हमारे पास व्यक्ति आता है और फिर जो दूसरा व्यक्ति आता है, उन दोनों के बारे में जो हमारे विचारों में भिन्नता होती है, वो क्या होती है, हमारी इनफॉर्मल असेसमेंट। ओपन टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। अब देखिए, सब्जेक्टिव क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो उसके बारे में आपकी कुछ अलग थिंकिंग है, कुछ अलग असेसमेंट है,
उसके बारे में मेरा कुछ अलग असेसमेंट है, किसी तीसरे व्यक्ति का कोई तीसरा ही उसका कोई एक आइडिया, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव। कि हर व्यक्ति के बारे में एक असेसमेंट होता है, एक आंकलन होता है, और वो हर व्यक्ति का सब्जेक्टिव होता है। एक सिंपल बात है कि अगर मान लीजिए उस व्यक्ति के बारे में जो आंकलन किया गया है वो मेरा आंकलन अलग है, आपका आंकलन अलग है, आपके दोस्त ने जब उस व्यक्ति का आंकलन किया तो आपके दोस्त का आंकलन अलग है, तो मीन्स यहाँ 3 व्यक्तियों ने उस व्यक्ति का आंकलन किया है और तीनों का ही क्या है, जो निर्णय है वो अलग अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सब्जेक्टिव। जब सभी लोग उस व्यक्ति के बारे में एक जैसा आंकलन करते हैं, एक जैसा उसका मूल्यांकन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जेक्टिव कहलाता है। क्लियर है। हर व्यक्ति का एक व्यक्ति के बारे में अपना अपना एक आंकलन होता है, उसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। और जब सभी व्यक्तियों का मिलकर एक व्यक्ति के बारे में एक ही आंसर हो या एक ही तरीके का आंकलन, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो इनफॉर्मल में सब्जेक्टिव कहलाएगा और हमारा फॉर्मल में क्या कहलाएगा, ये ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइज और ऑर्गेनाइज्ड। क्लियर है आपको। जैसे हमारी फॉर्मल एजुकेशन है और इनफॉर्मल एजुकेशन है, उसी तरीके से हमारा असेसमेंट भी 2 तरीके का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। और आंकलन के बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह व्यक्ति अगर अभी से इसमें एक ग्रुप को डायरेक्शन देने का उसके अंदर एक भावना है, या वह उस ग्रुप का नेतृत्व कर सकता है, लीडरशिप कर सकता है, तो बड़ा होकर भी ये बहुत बड़े दल का एक नेता बन सकता है, एक लीडर बन सकता है। अब हम बात करते हैं डोमेन्स की, कि हमारे जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके कुछ डोमेन्स भी होते हैं। वो डोमेन्स क्या होते हैं, जैसे हमने अब तक बात की है कि हमने किसी व्यक्ति के बारे में जो उसके गुण हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको क्या किया है, असेसमेंट किया, आंकलन किया है। पर किन किन चीज़ों को आंकलन किया है, हमने किन किन डायमेंशंस को असेसमेंट में लेकर आए हैं, तो वहाँ हम इसकी बात करते हैं। फर्स्ट है इंटेलिजेंसी, कि उस व्यक्ति की हमने क्या देखी, इंटेलिजेंसी देखी। इंटेलिजेंसी क्या होती है, इज़ द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, कि संसार को समझने की एक ग्लोबल सार्वभौमिक योग्यता। थिंक रैशनली, कि जो सामने उसके जो भी ऑब्जेक्टिव आया है या फिर जो भी प्रॉब्लम आई उसको वो एक क्या करता है, तार्किक रूप से उसके बारे में सोचता है। एंड यूज अवेलेबल रिसोर्स इफेक्टिवली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस, और जब उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसके सामने जो रिसोर्सेज हैं वो उनको कैसे इस्तेमाल कर सकता है, ये क्या है, इंटेलिजेंस की एक डेफिनेशन है। इज़ द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, थिंक रैशनली एंड यूज अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। तो कई बार क्या होता है कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें डेफिनेशन आ जाती है, यहाँ से ये यहाँ तक कुछ लिख देते हैं, डेफिनेशन के लिख देते हैं, फिर आपको ऑप्शन देते हैं कि बताइए ये क्या है, इंटेलिजेंसी है, एप्टीट्यूड है, या फिर आपका इंटरेस्ट है, या फिर आपकी पर्सनैलिटी है। तो आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़नी है, इसको ध्यान रखना है कि ये इंटेलिजेंसी की डेफिनेशन है, क्योंकि आपकी डेफिनेशंस भी आती हैं आपके एग्जाम्स में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखते हैं कि जो इंटेलिजेंसी टेस्ट है, प्रोवाइड अ ग्लोबल मेजर्स ऑफ अ पर्सन जनरल कोग्निटिव कॉम्पिटेंस, कि जो इंटेलिजेंसी टेस्ट है वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं हमें, कि एक व्यक्ति की जो जनरल कोग्निटिव कॉम्पिटेंस है। कोग्निटिव का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोग्निशन क्या होता है, कोग्निशन में क्या चीज़ें शामिल कर की जाती हैं, तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी कोग्निटिव के बारे में। तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो क्या करता है, एक व्यक्ति के कोग्निटिव कॉम्पिटेंस को मेज़र करता है। अब जैसे इन्होंने इसको मेज़रमेंट कर दिया, एक व्यक्ति की हाई इंटेलिजेंसी आती है, दूसरे व्यक्ति की लो इंटेलिजेंसी आती है, तो हम क्या बोल सकते हैं जी कि जो लो इंटेलिजेंसी वाले व्यक्ति हैं वो अपनी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जिनकी इंटेलिजेंसी हाई है वो अपनी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। ये डोमेन्स आपका फर्स्ट इंटेलिजेंसी। तो अब नेक्स्ट डोमेन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट डोमेन है एप्टीट्यूड, जिसको बोलते हैं अभिक्षमता, जो आपके अंदर एक क्षमता छिपी हुई है। जब तक आप किसी काम को परफॉर्म करके नहीं दिखाते तब तक दूसरे व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि आपके अंदर किस तरीके का एप्टीट्यूड है, कैसे आप उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो एप्टीट्यूड क्या है, आपका अभिक्षमता है। रेफर्स टू एन इंडिविजुअल अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल, कि जो स्किल आप एक्वायर करते हो, ग्रहण करते हो, उन स्किल की क्या है, एक उसकी तरफ एक इशारा करता है कि इस व्यक्ति में इस तरह की स्किल है। तो एप्टीट्यूड क्या प्रेडिक्ट करता है, प्रेडिक्ट व्हाट एन इंडिविजुअल विल बी एबल टू डू इफ़ गिवन प्रॉपर इन्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग। अगर एक व्यक्ति को हम प्रॉपर इन्वायरमेंट और ट्रेनिंग देते हैं तो वह
किस तरीके से अपने काम को करने में सफल होगा। ये क्या है, उसका एप्टीट्यूड है। जैसे कोई बच्चा आपकी पढ़ाई में है, उसके 80% या फिर 75% मार्क्स आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर वो एप्टीट्यूड है कि वो अपनी एकेडमिक को हाई करके लेके जा सकता है। तो हम उसके बारे में क्या बोलते हैं, उसके पेरेंट्स को या फिर उसको ये सलाह देते हैं कि अगर आप अपना इन्वायरमेंट और ट्रेनिंग अगर आप चेंज कर लेंगे तो आप बहुत ही अच्छा अपने फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये आप कई बार देखते भी हैं कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के पास रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन उसके अंदर एक एबिलिटी, एक एप्टीट्यूड होता है कि अगर इस व्यक्ति को अच्छा इन्वायरमेंट और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब देखिए, हैविंग हाई लैंग्वेज एप्टीट्यूड, अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक हाई लैंग्वेज एप्टीट्यूड है, यानी कि उसको भाषाओं का ज्ञान है, वो एक भाषाविद है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, टू बी अ गुड राइटर, कि आप भविष्य में एक अच्छे लेखक बनेंगे। अगर किसी के अंदर एक सिंगिंग की जो है एबिलिटी है, कोई अपना घर में टीवी पे जो सॉन्ग सुनता है और फिर उन सॉन्ग को क्या करता है, लयबद्ध कर देता है, यानी कि उन सॉन्ग को गाना लग जाता है, तो अब क्या उसको क्या बोला जाएगा कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अगर इसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उसको उस एक टीचर के पास छोड़ा जाए जो म्यूजिक का टीचर है, तो ये क्या कर सकता है, अपनी म्यूजिक की स्किल को एनहांस कर सकता है, एक अच्छा सिंगर बन सकता है बड़ा होकर। तो हमने क्या किया, उसके एप्टीट्यूड को देखकर एक प्रेडिक्शन कर दिया उसके भविष्य के बारे में। क्लियर है आपको कि एप्टीट्यूड क्या होता है। अगर एक व्यक्ति को अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, जो उसकी स्किल है उसको एनहांस करने के लिए, तो वो क्या कर सकता है, अपने उस फील्ड का महारथी बन सकता है। जैसे किसी को क्रिकेट में अच्छा है, एप्टीट्यूड है, वो अच्छा क्रिकेट खेल लेता है, बट ये क्या है, उसको अच्छा ट्रेनर नहीं मिल पाता, उसको उसके बारे में जानकारी अधिक नहीं मिल पाती, तो उसको देखकर क्या बोला जाएगा, अगर इसको अच्छे क्रिकेटर के पास छोड़ा जाए, जो अच्छा कोच है वहाँ छोड़ा जाए, तो क्या है कि इसकी जो ये क्रिकेट की स्किल है ये अच्छी उभर सकती है और ये अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। तो क्लियर है आपको। तो आप भी देखिए कि आपके घर में जो छोटे भाई बहन है उसके अंदर किस तरीके का एप्टीट्यूड है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि अगर उसके एप्टीट्यूड को अगर एनहांस किया जाए, जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, उसका एप्टीट्यूड है, उसी फील्ड में उसको ट्रेनिंग दी जाए, तो वो है उस फील्ड का अच्छा महारथी बन सकता है। अगला डोमेन है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी क्या है, डोमेन है। अगर आप देखिए, आप किसी बच्चे को कोई काम करने के लिए बोलते हो तो वह उस काम को नहीं करता, क्योंकि उस काम में इंटरेस्ट नहीं होता। अगर हम उस बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको काम देते हैं तो उस काम को बहुत जल्दी कर लेता है। तो क्या है, जो हमारे एट्रीब्यूट्स, उसमें इंटरेस्ट नाम का भी एक डोमेन होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, is an individual preference for engaging in one or more specific activity related to others, कि जब हम उसको एक एक्टिविटी में एंगेज कर देते हैं, बांध देते हैं, तो क्या करता है, उसका इंटरेस्ट उस एक्टिविटी में है तो वह उससे रिलेटेड और भी एक्टिविटी करने लग जाता है। क्लियर है आपको इंटरेस्ट। अब देखिए, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है कि आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, अगर आपको पढ़ाया जाए बायोलॉजी, तो क्या आपका इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट के लिए आपका एप्टीट्यूड भी चाहिए, आपके अंदर वो स्किल भी नहीं है कि आप बायोलॉजी पढ़ना ही नहीं चाहते। तो क्लियर है आपको कि इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर काम दिया जाता है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपकी जो थॉट्स हैं उसको समझा जाता है, तो क्या हो सकता है, आप उस एरिया में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो अब देखिए कि नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट हेल्प अस इन मेकिंग चॉइस दैट प्रमोट लाइफ सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑन अ जॉब। अगर हमें सामने वाले व्यक्ति के इंटरेस्ट के बारे में पता है तो वो इंटरेस्ट क्या करेगा, तो उसके लिए जो उसके लाइफ का जो जॉब है उसमें सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। तो मेनली हमें क्या है, उस व्यक्ति के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए उसकी इंटेलिजेंसी, उसके एप्टीट्यूड और उसके इंटरेस्ट का पता होना चाहिए, तभी जाकर हम उसके बारे में पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डोमेन है पर्सनैलिटी, कि एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी भी क्या है, उसके एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है। अब आप देखिए कि आपके सामने एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति आता है, तो आप उसके बारे में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो एक रेसलर होगा, या वो एक खिलाड़ी होगा, या फिर वो एक पुलिस ऑफिसर होगा।
तो हमने क्या किया, उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को देख करके वो कैसा दिखता है हमने उसको जज कर दिया। और करेक्ट पर्सनैलिटी क्या होती है, यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हर व्यक्ति में अलग अलग होती हैं। रेफर्स टू रिलेटिवली एंड्यूरिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन दैट मेक हर और हिम डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, कि एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसी एंड्यूरिंग करेक्टरिस्टिक्स होती है जो उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कर देती है। अब देखिए कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं या आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, क्या वो सब एक दूसरे से मैच करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी यूनिक होती है, एक अलग होती है जो दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलती। तो वो क्या करती है, उस व्यक्ति को अपने आप में एक अलग कर देती है कि हाँ, हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी यूनिक पर्सनैलिटी होती है। तो पर्सनैलिटी को भी क्या है, हमारा एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है जिसको देखकर हम व्यक्ति के बारे में असेसमेंट करते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट असेस एंड इंडिविजुअल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारे पर्सनैलिटी के टेस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिकल में टेस्ट आते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी इसकी भी एक वीडियो आएगी, सेक्शन आएगा, तो अब आपको ये पूरी टेस्ट करवाए जाएंगे, आपको अच्छे से बताया जाएगा। अब देखिए जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो क्या करता है कि वो व्यक्ति जिसको हमने असेस किया है कि इसमें डोमिनेंट पावर है या फिर सबमिसिव है। डोमिनेंट का मतलब कि जो घर में अपनी बातों को मनवा लेता है और अपने ऑर्डर को फॉलो करवाता है। एक सबमिसिव है जो दूसरा हो क्या होता है, जो उसके अनुसार काम करता है। फॉर एग्जांपल डोरेमोन का एग्जांपल ही देते हैं, जो हमारा जियान है वो डोमिनेंट पावर का है और जो उसमें अंदर जो नोबिता है वो सबमिसिव है, क्योंकि डोमिनेंट पावर है जियान के अंदर की उसने अपनी हर बातों में को ऊपर रखा है, अपनी हर बात को मनवाता है। सबमिसिव क्या है, जो उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। आउटगोइंग क्या है कि जो बहिर्गामी है, जिसको बाहर जाने में इंटरेस्ट है, जो बाहर की एक्टिविटी ज़्यादा करता रहता है। और विथड्रॉन क्या है, जो उसको छोड़ देता है, अपने घर में ही रहता है। मूडी क्या है, कई बार वो खुश हो जाता है, कई बार वो दुखी हो जाता है, यानी कि जैसा इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने जो मूड है उसको ढाल लेता है। दूसरा क्या, इमोशनल स्टेबल, कि उसको पता ही नहीं अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करके रखना है, कि जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग उसको कैसे परफॉर्म करना है। क्लियर है आपको कि पर्सनैलिटी क्या है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या है, हमारा एक एट्रीब्यूट्स है। तो पर्सनैलिटी क्या करती है, एक्सप्लेन एन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड प्रेडिक्ट हाउ शी विल बिहेव इन फ्यूचर, कि एक व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में ये प्रेडिक्ट कर देती है कि भविष्य में जाकर ये कैसा व्यवहार करेगा। अब डोमेन है वैल्यू भी क्या है, हमारा एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की डोमेन है। वैल्यू होती है मूल्य, कि आपके क्या मूल्य हैं। अब देखिए वैल्यू क्या होती हैं, वैल्यू आर एंड्योरिंग बिलीफ अबाउट एन आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर, कि जो एक बिहेवियर होता है, जो एक आदर्शवादी बिहेवियर होता है, उसकी क्या है, कि बिलीफ है, विश्वास है। ए पर्सन हैविंग ए वैल्यू सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर गाइडिंग एक्शंस इन लाइफ एंड आल्सो फॉर जजिंग अदर्स, कि अगर एक व्यक्ति के अंदर वैल्यूज हैं, मूल्य होते हैं, तो क्या करता है, अपने खुद के बारे में एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेता है और क्या करता है, दूसरों के बारे में जजमेंट दे देता है। क्लियर है आपको कि वैल्यूज क्या होती हैं। अगर एक व्यक्ति में वैल्यूज होती हैं तो क्या करता है, उस वैल्यू के द्वारा दूसरों को जज कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर राजनीति के गुण हैं, अगर उसको राजनीति की वैल्यू के बारे में पता है, अपने रिलीजियस के बारे में पता है, धार्मिक तथ्यों के बारे में पता है, अगर उसको सामाजिक एरिया के बारे में पता है, आर्थिक मूल्य के बारे में पता है, तो वो क्या कर सकता है, उस वैल्यू के द्वारा अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को फिक्स कर सकता है और दूसरों भी को भी क्या कर सकता है, एक जजमेंट दे सकता है। अब जैसे अर्थशास्त्री हैं तो क्या है, उसको अर्थ की वैल्यू का पता है कि हमारा जो अर्थ है यानी कि जो मनी है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। फिर जो हमारे सामाजिक है, जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, तो समाज के भी कुछ मूल्य होते हैं। तो जो व्यक्ति समाज के मूल्यों को जानता है वह क्या करता है, उन मूल्यों के द्वारा अपनी लाइफ के गोल को भी सेट कर लेता है। साथ ही क्या करता है, जो दूसरे व्यक्ति हैं कि हैं उनकी वैल्यूज़ को भी वो क्या कर देता है, सेट कर देता है। तो यहाँ आप लोगों को सिर्फ क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक गुण हैं उसके कौन कौन से एरिया होते हैं। मेनली उसके एरिया क्या हैं, इंटेलिजेंसी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी
और है वैल्यूज़। ये आपके 5 एरिया हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं कि किस किस एट्रीब्यूट्स को हम मेजर करते हैं एक व्यक्ति का असेसमेंट करने के लिए। फर्स्ट इंटेलिजेंसी, सेकंड एप्टीट्यूड, थर्ड इंटरेस्ट, फोर्थ पर्सनैलिटी एंड फिफ्थ है वैल्यू। अब है कि हमने ये तो देख लिया कि असेसमेंट क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स के डोमेन कौन कौन सी होती हैं। तो जज तो हमने कर लिया, लेकिन जज हमने किस तरीके से किया, हमने किस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, साइकोलॉजिकल मेथड यूज किया जा सकता है। इंटरव्यू जो आपका फेस टू फेस इंटरेक्शंस होता है। केस स्टडी कि उस व्यक्ति के जन्म के बारे में, कहाँ उसका जन्म हुआ था, कैसी उसने एजुकेशन ली है, कैसा उसका परिवार है, कैसे उसके दोस्त हैं। ऑब्जर्वेशन कि वो किस तरीके से अपने काम को कंप्लीट करता है, कैसा वो घर में बिहेवियर करता है। सेल्फ रिपोर्ट क्या है, उस व्यक्ति के खुद के बारे में वो क्या बातें बोलता है। तो ये क्या है, आपके मेथड्स हैं। यहाँ से क्या हो जाएंगे कि आपके जब हम किसी व्यक्ति के एट्रीब्यूट्स को असेस करते हैं तो हम किन किन मेथड्स को यूज़ करते हैं। ये 5 हैं आपके, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ रिपोर्ट। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यहाँ से पेडागोगी और एस्टेट साइकोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज़ इनको अच्छे से ध्यान से करें। तो साथ ही हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं जहाँ से आपका 100% हर बार क्वेश्चन आता है। ये क्या आता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंटेलिजेंसी की, जो इंटेलिजेंसी की बात हमने की है, इसकी थ्योरीज हैं, इसकी एक इंट्रोडक्शन है, फिर थ्योरी इंटेलिजेंसी को मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, आईक्यू क्या है, आईक्यू किसने दिया था, मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया था। ये हम पूरा नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लें, एक बार ये समझ लें कि जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो फंक्शनिंग हमने अभी तक पढ़ी थी कि जो ह्यूमन बिहेवियर की फंक्शनिंग है उसमें डिफरेंस कैसे आते हैं। अब साथ ही हम क्या कर रहे हैं, हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंटेलिजेंसी कर रहे हैं कि जो एक व्यक्ति की इंटेलिजेंसी है वो कैसे एक दूसरे व्यक्ति को डिफर करती है। अब देखिए इंटेलिजेंसी क्या होती है। इंटेलिजेंसी इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कि जो हमारी बुद्धि है, जो हर व्यक्ति की इंटेलिजेंसी है, किसका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट हमें याद करना है, ये सम नहीं है। आपके क्वेश्चंस आते हैं कि इंटेलिजेंसी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, उसका समीशन है, या फिर उसका वो माइनस है, या हम उसको अगर भाग करते हैं तो वो हमारा इंटेलिजेंसी है। तो हमें क्या बताना है कि जो हमारा इंटेलिजेंसी वो क्या है, प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लाई है किस किस का, हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का। हेरिडिटी को हम बोलते हैं नेचर और इन्वायरमेंट का बोलते हैं नर्चर। कि जिस नेचर में हमारी हेरिडिटी आई, हमारे पेरेंट्स की, पेरेंट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की, तो ये क्या है आपका हेरिडिटी, जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, जो जीन्स हैं आपके। और इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, जैसा आपका चारों तरफ का इन्वायरमेंट है वो ये कहलाता है। अब देखिए क्लियर है आपको, यहाँ से क्वेश्चन तो हर बार आता है और आप लोगों को पता भी है कि क्या है हमारा इंटेलिजेंस, एक प्रोडक्ट हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। साथ ही यहाँ से अब वर्ड को चेंज कर दिया है, हेरिडिटी की जगह वो नेचर लिख देते हैं और इन्वायरमेंट की जगह वो नर्चर लिख देते हैं। तो क्लियर है आपको कि हेरिडिटी को नेचर बोला जाता है और इन्वायरमेंट को नर्चर बोला जाता है। तो इंटेलिजेंसी क्या है, हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट की। हेरिडिटी हमारा और इन्वायरमेंट का एक प्रोडक्ट होता है, एक गुणात्मक संबंध होता है इनका, ना तो योगात्मक होता है, ना घटाव होता है और ना ही इसका भाग होता है। ये क्या है हमारा सिंपल गुणात्मक संबंध होता है किसका, है इंटेलिजेंसी, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। नेचर बोला गया है हेरिडिटी को और नर्चर बोला गया है इन्वायरमेंट को। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि एक व्यक्ति जो सामाजिक आर्थिक स्थिति में उच्च पद पर है, उस व्यक्ति, उन बच्चों की जो इंटेलिजेंसी है वो लोअर साइको इकोनॉमिक स्टेटस की इंटेलिजेंस से किस तरह से डिफर आएगी। तो यहाँ से बताते हैं हम कि जिन व्यक्तियों की या फिर जो बच्चे साइको इकोनॉमिक स्टेटस में जो हायर सोसाइटी में रहते हैं उनकी इंटेलिजेंस इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। यानी कि साधन संपन्न होते हैं ये, यहाँ का जो उनका इन्वायरमेंट है, जो उनकी वैल्यूज़ हैं और साथ ही जो उनका भोजन मिलता है, जो उनको नर्चर मिलता है, वो क्या है, संपन्न है। अगर हम को खाने के लिए अगर खाना नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो क्या हमारी इंटेलिजेंस बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। तो साइको इकोनॉमिक स्टेटस भी क्या करता है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हायर साइको इकोनॉमिक स्टेटस वाले बच्चों की इंटेलिजेंस इंक्रीज होगी, यानी कि बढ़ेगी।
और जो लोअर साइको इकोनॉमिक स्टेटस में है उनकी क्या रहेगी, डिक्रीज होगी इंटेलिजेंसी। एक कंसेप्ट ये है कि अडॉप्टेड चिल्ड्रन, कई बार क्या होता है कई पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते हैं तो उन्हें क्या करना होता है कि बच्चों को गोद लेना पड़ता है। तो अब यहाँ बात करते हैं कि जो गोद लिए गए बच्चे हैं, जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, उनकी इंटेलिजेंसी कैसी रहेगी, किस तरीके से प्रभावित होगी। अब देखिए, अडॉप्टेड चिल्ड्रन जिसने अडॉप्ट किया है उनकी इंटेलिजेंसी के बारे में बात करते हैं। इंटेलिजेंसी इज़ मोर सिमिलर टू देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स। बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन से होते हैं, जो उन्होंने जन्म दिया है, जो उनके जन्म के माता पिता होते हैं। तो यहाँ क्या बताया, जिन बच्चों को गोद ले लिया जाता है उनकी इंटेलिजेंसी जिन माँ बाप के यहाँ इन्होंने जन्म लिया है उनके बराबर होती है। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे को गोद ले लिया गया है, वो उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स कहलाएंगे। तो जब बच्चे को गोद लिया गया है, जब छोटे बच्चे को ही गोद लिया जाता है, बड़ों को तो कोई गोद लेता नहीं है। तो जब छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको अडॉप्ट कर लिया जाता है तो उनकी इंटेलिजेंसी उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बराबर होती है। बट जब जैसे जैसे वो बच्चे बढ़ते हैं, एज में ग्रो करते हैं, तो क्या हो जाता है कि उनकी इंटेलिजेंसी लेवल टेंड्स टू मूव क्लोजर टू देयर अडॉप्टेड पेरेंट्स। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है तो क्या होता है, जो उनकी इंटेलिजेंसी है, जो उनके अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं, उनके इक्वल आ जाती है। तो क्लियर है, आपको आज 3 कंसेप्ट करा दिए गए हैं कि जो हमारे बिहेवियर फंक्शनिंग है उसमें कैसे वेरिएशन आता है और कैसे इंटेलिजेंसी के अंदर वेरिएशन आता है, और साथ ही हमारे जो साइको इकोनॉमिक स्टेटस है और जो अडॉप्टेड चिल्ड्रन है उनकी इंटेलिजेंसी किस तरह से डिटरमाइन होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी और साथ ही उसका असेसमेंट पढ़ेंगे, जो आपके पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं, पेडागोगी में भी आते हैं और आपके एस्टेट साइकोलॉजी में भी आते हैं। मेन आपका ये आता है क्वेश्चन कि जो हमारा इंटेलिजेंसी है वो किसका प्रोडक्ट है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। और साथ ही जो साइको इकोनॉमिक स्टेटस है, अगर बच्चे हायर साइको इकोनॉमिक स्टेटस में हैं तो उनकी इंटेलिजेंसी हाई होएगी और जो लोअर में है उनकी लो रहेगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में इंटेलिजेंसी के कंप्लीट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियोस को देखें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।